सुबह सुबह का टाइम है जी। सुबह सुबह का टाइम है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे लिए सुबह का टाइम है आज। और हम आपका जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई को कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। एग्जांपल्स इसके मैं डिस्कस करूंगा। इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी करा चुका हूँ कि ट्रांजैक्शन वैल्यू ही जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है अगर दोनों पर्सन रिलेटेड नहीं है और प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन है। रिलेटेड पर्सन का मतलब मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है क्या नहीं होता है, वही मैंने आपको बताया था। अब ज़रा जो है हम एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्स में हमेशा ही 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो आपको ये अच्छे से आना ही चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है? ए लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू बी लिमिटेड। पर्टिकुलर्स गिवन है, अमाउंट गिवन है, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स गिवन है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स। टैक्सेस गिवन है, लेविड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स। CGST SGST चार्जेबल गिवन है। पैकिंग चार्जेस गिवन है जो ऊपर इंक्लूड नहीं है। A Limited received 2000 as subsidy from NGO on sale of such goods. The price of 50,000 of goods is after considering such subsidy. मतलब कि भैया सामने वाले को पता है कि इतना मुझे 2,000 रुपये का पैसा NGO से मिल जाएगा, तो मैं कस्टमर से क्यों चार्ज करूं, तो उसने 2,000 रुपये पहले ही लेस कर दिए और प्राइस को उसने 50,000 कर दिया। ए लिमिटेड जो है 2% का डिस्काउंट भी देता है ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस फॉर द गुड्स। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय ए लिमिटेड। अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा या इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा तो उसको करने का सही रणनीति क्या होनी चाहिए हम लोग डिस्कस करेंगे। चाणक्य नीति को डिस्कस करेंगे। हो तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा औरों से है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा 5 से 8 नंबर का, तो उसे आप कैसे करेंगे? मेरे हिसाब से ये 4 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इससे भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं, वो शायद नीचे भी दे रखे होंगे। ये देखिए आप, एडिशनल पॉइंट्स के साथ गिवन है, तो ये आपका जो है 5 नंबर का आ सकता है। इन सभी जगहों पर वैसे तो आपको कैलकुलेशन ही कर कर आनी होती है, पर यदि एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं और प्रोविजंस का रेफरेंस दे सकते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिल पाएंगे। बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई की। कभी भी कंप्यूटेशन का क्वेश्चन आता है, चाहे वो GST का हो चाहे इनकम टैक्स का हो, टेबुलर फॉर्म में करना होता है। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, तो ऐसे कुछ निकल कर आएगा। इसको अंडरलाइन कर देंगे। ये आपके मिस्टर ए लिमिटेड है, तो आप ए लिमिटेड लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स डालेंगे आप, अमाउंट डालेंगे। अब यहाँ पर आप कैसे शुरू करेंगे? देखिए, आप शुरू करेंगे लिस्ट प्राइस से शुरू करेंगे जो गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ आप लिख सकते हैं लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, वो है 50,000। इसमें 2,000 रुपये की सब्सिडी आपने एडजस्ट कर ली है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि आपने 2,000 की सब्सिडी जो है माइनस कर ली है, उसे एड बैक करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी जो मिलती है वो आप माइनस कर सकते हैं प्राइस से। बाकी कोई भी सब्सिडी को प्राइस से माइनस नहीं कर सकते हैं। सब्सिडी से प्राइस को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। पूरी अमाउंट पर ही GST देना होगा। ओके सर। कुछ टैक्सेस जो है लेवी करे गए हैं 5,000 रुपये के। मैंने आपको करवाया था कि सभी प्रकार के टैक्सेस GST और TCS को छोड़कर आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनते हैं। तो अगर किसी प्रकार का म्यूनसिपल टैक्सेस चार्ज करा गया है तो उस टैक्स को आप ऐड कर देंगे। सेम लाइन को कॉपी पेस्ट कर कर ही लिखना है। CGST SGST चार्जेबल है गुड्स पर 10,440 रुपीज़ का, पर कभी भी GST या TCS वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये हमने सबसे पहली लाइन करी थी कि सभी प्रकार के टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस ये GST की वैल्यू के लिए ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे, पर GST और TCS वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेंगे। ज़्यादा आगे आगे हैं। पैकिंग चार्जेस, 1,000 रुपये के पैकिंग चार्जेस भी लगे हैं। तो जो भी आप खर्चा कर रहे हैं कस्टमर को सामान देने का, मान के चल रहे हैं उससे रिकवर करा जाएगा, तो इसको आप ऐड कर रहे हैं।
इसके बाद 2% का डिस्काउंट भी है, और डिस्काउंट अगर एट द टाइम ऑफ सेल एग्री हो चुका है तो आप 2% का डिस्काउंट भी दे सकते हैं, 2% का ऑन 50,000। सिर्फ 50,000 लेंगे, 50,000 में 2,000 ऐड कर एडजस्टमेंट कर फिर 2% उसका लेंगे। देखिए डिस्काउंट हमेशा जो है लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है। अब लिस्ट प्राइस 50,000 है तो 50,000 पर ही जो 2% दिया जाएगा, जो कि 1,000 रुपये निकल कर आएगा। सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इनका क्या आ रहा है और हमारा क्या आ रहा है। 52,000 57,000 आपका कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है, और हमारा भी 57,000 जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल कर आ रहा है। अब इस पर जो है आप जीएसटी लगाएंगे, CGST और SGST, जो भी इनकी रेट है 9% है या जो भी रेट है वो आप यहाँ पे चार्ज करेंगे, और आपके पास इनवॉइस अमाउंट निकल कर आ जाएगी। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, और ऐसे जो है आपको टेबुलर फॉर्म में आंसर करने हैं। अब मान लेते हैं मैंने यहाँ पर जो है डिस्काउंट माइनस करा है, या सब्सिडी एडजस्ट नहीं करी है, या पैकिंग चार्जेस मैंने ऐड करे हैं, तो इन सब की बातें जो लिखी हुई है ना वो सेक्शन 15(2) में लिखी हुई है, क्या क्या चीज़ें ऐड होगी, और 15(3) में लिखी हुई है क्या क्या चीज़ें ऐड नहीं होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद नोट डालकर यहाँ पर लिख सकते हैं कि भैया सेक्शन 15(2) के हिसाब से पैकिंग चार्जेस को या म्यूनसिपल टैक्सेस को या अन्य चीज़ों को ऐड करा गया है, और सब्सिडी वगैरह को ऐड करा गया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी नहीं मिली। वो एक्सप्लेनेशन आप लिख कर आ सकते हैं। और 15(3) के हिसाब से जो है डिस्काउंट जो एग्री किया जाता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वो सब्ट्रैक्ट करना अलाउड है, इसके लिए हमने डिस्काउंट को माइनस करा है। अगर ये सब आप करके आते हैं तो उस केस में आपको फ़ायदा मिलता है, उसमें आपको जो है 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर जो है मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी हुई है, सिर्फ आपको आंसर कर दिखाया। देयरफॉर यू हैव टू राइट एक्सप्लेनेशन एज वेल। एक एग्जांपल है जिसमें कि ABC एडवर्टाइजर्स हैं, उन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज करा है और डिज़ाइन करा है द एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बाय न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख रुपीज़। ABC एडवर्टाइजर जो है owed 20,000 to one of its vendors in relation to the advertising services provided by it to New Moon Limited. ओके, इसका मतलब क्या, ज़रा इसको समझने की कोशिश करेंगे। न्यू मून लिमिटेड एक क्लाइंट है, इसको अपनी ऐड करवानी है, तो ये ऐड के लिए ABC एडवर्टाइज़र के पास गए। अब जाहिर सी बात है, जब भी आपको एडवर्टाइज करानी होती है तो आप कहीं ना कहीं से बैनर बनवाएंगे या प्रोडक्ट को क्रिएट करवाएंगे जिसको आप मार्केट भी करेंगे। तो इन्होंने किसी की सर्विस ले रखी थी वेंडर से, और उस वेंडर को 20,000 रुपीज़ देने बाकी थे। ठीक है, मून लिमिटेड के लिए या फिर किसी भी क्लाइंट के लिए इन्होंने 20,000 का कुछ काम करवा के रखा हुआ था, और ये पैसे इनके उधार थे। ABC एडवर्टाइज़र को ये पैसे लौटाने थे टू देयर वेंडर्स। न्यू मून लिमिटेड के साथ 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका, और उसके बाद ये लिखते हैं सच लाइबिलिटी ऑफ ABC एडवर्टाइजर वो डिस्चार्ज बाय न्यू मून लिमिटेड। ये जो 20,000 रुपये है ये न्यू मून लिमिटेड ने ही पे कर दिए। 5 लाख तो आपको दिए, 5 लाख के साथ 20,000 रुपये और भी पे कर दिए किसी थर्ड पार्टी को, जिसके लिए आप लाइबल थे। न्यू मून लिमिटेड ने पेमेंट को डिले करा, और 15,000 रुपये का इंटरेस्ट भी इनको और एक्स्ट्रा देना पड़ा। ये इंटरेस्ट जो है आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, बल्कि अपने सप्लायर को ही दे रहे हैं, क्योंकि उसकी पेमेंट आपने लेट करी है। यहाँ पर GST की रेट जो है वो 20% है, यानी 10% CGST एंड 10% SGST इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्वेश्चन साइलेंट है तो डेफिनेटली इंट्रा स्टेट सप्लाई मानकर ही कर दीजिए। आपको जो है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालनी है, तो आप अगर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालेंगे तो अगेन आप टेबल बनाकर ही निकालेंगे जो हमने पहले करा है। पर मैं आपको जो है यहाँ पर फटाफट करवाने के लिए बता रहा हूँ कि 5 लाख रुपये में आप ऐड करेंगे इंटरेस्ट, और इसमें ऐड करेंगे 20,000 जो आपके बिहाफ पर डायरेक्टली कस्टमर ने किसी और थर्ड पर्सन को दे दिया है। तो टोटल यहाँ पर निकल कर आएगा 5,25,35,000, और इस पर जो है आप CGST चार्ज करेंगे 10% का, और SGST चार्ज करेंगे आप 10% का। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी निकल कर आ गई है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर वैल्यू को इंक्लूसिव ऑफ GST दिया होता, जैसे कई बार हम बिस्किट वगैरह खरीदते हैं, MRP प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी से भी सामान खरीदते हैं, तो उसमें जो है अमाउंट जो है इंक्लूसिव होता है,
इवन आप ऑनलाइन परचेजेस भी करते हैं या कोई कोर्स भी परचेज करते हैं तो कई जनों ने अपना प्राइस लिखा होता है 5000 इंक्लूसिव ऑफ GST, ठीक है ना। कईयों ने लिखा होता है 6000 प्लस GST एक्स्ट्रा। तो ऐसे लोग जो है कोट करते हैं, मैं कभी भी GST को एक्स्ट्रा कोट नहीं करता। तो इस केस में क्या होगा, जिस समय आप प्राइस तो पे कर रहे हैं बट आपको नहीं पता इसमें GST का कंपोनेंट कितना है या अतिरिक्त कितना एक्स्ट्रा पैसा आपका जो है GST का लगने वाला है। तो इस केस में जो होता है आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि एक्स में अगर आपने GST रेट प्लस किया होगा तब जाकर जो है ये अमाउंट निकल कर आई होगी, जो कि 5 लाख रुपए है। अगर ऐसा है तो उस हिसाब से आपको एक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि रिवर्स कैलकुलेशन से निकल कर यहाँ पर आ रहा है 4,54,545। ये जो है एक्सक्लूडिंग GST है, इसमें 10% का GST जोड़ा तो 5 लाख रुपए आपकी अमाउंट आई। सो अगर कभी भी क्वेश्चन में आया कि इंक्लूसिव ऑफ GST है तो मान लीजिए कि एक्स में आपने GST ऐड करा है, उसके बाद ये अमाउंट आई है, जो भी आपकी अमाउंट आई है उस हिसाब से GST कितना होगा दैट यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट बाय डूइंग अ रिवर्स कैलकुलेशन। और ये 6th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे इक्वेशन तो समझ में नहीं आ रही, तो 10% का मतलब होता है 10/100 यानी कि 0.1। तो 1x, किसी के साथ कुछ नहीं लिखा तो उसको 1x मानते हैं। 1x प्लस 0.1x हो गया 1.1x इक्वल टू 5 लाख। 1.1 उस साइड चले गया, मल्टीप्लीकेशन में तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो गया, ये निकल कर आ गया 4,54,545। तो मैथमेटिक्स भी थोड़ी सी मैंने आपको सिखा दी, 6th स्टैंडर्ड की है, ये छोटी क्लासेस में करवाया जाता है। आगे चलेंगे आगे चलेंगे आगे चलेंगे आगे चलेंगे, आपके कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे जी। कस्टमर ने पूछा सप्लायर को टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ गुड्स बिफोर सप्लाई, यानी कि मैंने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स की क्वालिटी एक्स्ट्रा चेक कराई, सप्लायर ने करा और उसके टेस्टिंग चार्जेस भी 10,000 रुपये के पे कर दिए और ये उसने कस्टमर से वसूल भी कर लिए। तो इस केस में जो है ये आपकी सप्लाई की वैल्यू में इंक्लूड होगा, क्योंकि कस्टमर को डिलीवर करने से पहले आपने उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ काम करवाया है और आप डेफिनेटली उससे जो है पैसे भी चार्ज कर रहे हैं, फ्री नहीं है बल्कि आप पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो इस केस में जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक पार्ट बनेगा। भले गुड्स की जो सप्लाई कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल वैल्यू 50,000 रुपये होगी, पर 10,000 का उसकी चेकिंग पर अतिरिक्त खर्चा हुआ है जो आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं बिफोर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। क्योंकि डिलीवर करने के बाद तो वारंटी फेस में हो सकता है जिसमें आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करें उसके घर जाकर, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये आप जो है कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं और डिलीवरी से पहले उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर दे रहे हैं, तो ये भी जो है 10,000 रुपीज़ जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यूज 10 लाख रुपीज़ एंड दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो 10 लाख रुपये में ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हुई है। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये चीज़ें इंक्लूड करी हुई है और वो चीज़ इंक्लूड ही होनी चाहिए थी, उस केस में आप उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। जैसे कि मान लो कॉस्ट ऑफ पैकिंग इंक्लूड करी हुई है, 10 लाख के अंदर आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आनी चाहिए, पैकिंग की कॉस्ट तो ऐड होती है। डिज़ाइन ड्राइंग चार्जेस ऐड होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिव पैकिंग है ऑन कस्टमर्स रिक्वेस्ट, बिल्कुल अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट पर कुछ एक्स्ट्रा काम करवाया है, एक्स्ट्रा पैकिंग कराई है, तो वो भी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगी। प्री इंस्टॉलेशन कंसल्टेंसी चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, ये सारे के सारे डिलीवरी से पहले आपने खर्चा कराया है अपने कस्टमर के लिए और वो उससे आप चार्ज कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। यू हैव टू ऐड ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर बिफोर डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट। यहाँ पर देखा कि ट्रेड डिस्काउंट जो है उसको ऑलरेडी इंक्लूड करा हुआ है। इंक्लूड का मतलब होता है कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एडजस्टेड हैं। आप इसे दूसरे शब्दों में लेने की कोशिश करिएगा कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो भी इस अमाउंट में ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो इस केस में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आपका एक्चुअल सप्लाई से पहले दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले दिया जाता है, और जो भी डिस्काउंट सप्लाई से पहले दिए जाते हैं वो सारे डिस्काउंट आपके माइनस हो सकते हैं। देयरफॉर इस केस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एडिशनल पॉइंट्स हैं, एडिशनल पॉइंट्स का मतलब है कि यहाँ पर ये एडजस्टमेंट नहीं करी गई है, ऐसा कुछ दे रखा होगा नीचे। जैसे कि फ्रेट चार्जेस हैं 25,000 रुपये के जो रेसिपिएंट ने पे करे ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। अगर मैं इसको FOR सेल कर रहा हूँ, फ्री ऑन रोड, कि मैं भैया आपके घर तक पहुँचाऊँगा और घर तक पहुँचाने का अगर जो खर्चा है वो मैं ही बियर करूँगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका किराया 25,000 रुपये। और अगर ये किराया मुझे देना था, जैसे लिखा हुआ है ना सप्लायर को देना था, ये क्वेश्चन में दे रखा है, वरना कई लोग पूछेंगे आपको कैसे पता कि ये FOR सेल है। एक्स फैक्ट्री भी तो हो सकती थी कि फैक्ट्री से बाहर निकलते ही कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको आगे लेकर जाओ। भैया क्योंकि ये किराया सप्लायर को देना था और मेरे बिहाफ पर रेसिपिएंट ने दिया है, देयरफॉर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी ना,
गुड्स को पहुंचाने की, और मैंने पहुंचाया, 25,000 का किराया आया, वो रेसिपिएंट ने मेरे बिहाफ पर दे दिया, तो मुझे डायरेक्टली पैसे ना देकर उसने मेरे बिहाफ पर किसी और को भी दे दिया हो, तो अभी मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई का वो पार्ट बनेगा। तो 25,000 रुपये को हम और ऐड करेंगे। 30,000 की सब्सिडी है, चैरिटेबल ट्रस्ट से आई है, एडजस्ट करी हुई है वैल्यू के अंदर। 20,000 की सब्सिडी आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट से एडजस्ट करी हुई है वैल्यू के अंदर। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है तो उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी वैल्यू को कम कर सकते हैं। कितना पैसा तो गवर्नमेंट से मिल जाएगा, प्राइस को रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस प्राइस पर जीएसटी चार्ज करते हैं। बट यदि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा किसी से भी अगर आपको मिलेगा सब्सिडी तो उसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते। देयरफॉर अगर ये 30,000 की सब्सिडी ऑलरेडी एडजस्टेड है या माइनस करी हुई है 10 लाख रुपीज़ में से, तो उसे आप ऐड करेंगे। तो मैंने ऐड कर दिया, ऑफ रेट को भी ऐड कर दिया, और इस बार मैंने जो है कंप्यूटेशन जो करी है, टेबल बनाकर करी है, साथ में लिखा है कि भैया कौन से सेक्शन नंबर में आइटम्स ऐड होंगे, कौन से सेक्शन नंबर में डिडक्ट होंगे, ताकि हम वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकाल पाएँ। और जो भी है उसका भी नोट नंबर डालकर आया हूँ, और नोट नंबर में क्लियरली लिखा है कि भैया देखो, पहला है कॉस्ट ऑफ पैकिंग, प्रिवेंटिव पैकिंग, कस्टमर की रिक्वेस्ट में किया है, ऐड होगा, ऑलरेडी इंक्लूडेड है कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू में, इसके लिए हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी है। अमाउंट चार्ज करी गई है फॉर एनीथिंग डन बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, वो भी सारा जो है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में ऐड होता है। सिंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो है डिस्काउंट नहीं आते जो आपने सप्लाई से पहले करे हुए हैं एग्री, ट्रेड डिस्काउंट उसी का पार्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी एडजस्टेड है, इसके लिए हम कोई फर्दर एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। एनी अमाउंट जो सप्लायर लाइबल है पे करने के लिए और वो रेसिपिएंट से पे करवा देता है अपने बिहाफ पर, तो डायरेक्टली पैसे ना लेकर उसने अपने बिहाफ पर कहीं और पैसा डलवा दिया है, उसको जो है हम ऐड करते हैं, और इसलिए टैक्सेबल वैल्यू में ऐड करा हुआ है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में सब्सिडीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के वो नहीं आती है, बाकी आती है, तो इसके लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी को जो ऑलरेडी माइनस करी हुई थी उसे हमने एडजस्ट नहीं करा। बट 30,000 जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से मिली थी जो ऑलरेडी एडजस्टेड थी वो हमने एडबैक ज़रूर कर दिया। तो ऐसे कर जो है हमें क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं, प्रोविजन का कुछ रेफरेंस डालना होता है, और एक्सप्लेनेशन तो डेफिनेटली लिख कर आनी होती है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। बस आपको अपनी बुक खोलनी है, उसके प्रोविजंस की रीडिंग लगानी है, चाहो तो कॉपी में नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हो। मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी जी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि बस हमने वीडियो देख लिया और हो गया बस हमारा काम, एक बार रिवाइज कर लेंगे और दे आएंगे पेपर, जो इंटेलिजेंट होंगे, शार्प स्टूडेंट होंगे वो शायद क्लियर कर भी लेंगे। बट बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने हैं या बाकी जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो क्लियर करना चाहते हैं तो सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा। इससे तो आपको चलो चीज़ें समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि अच्छा वैल्यू ऑफ सप्लाई होती क्या है, कैसे निकालते हैं। अब अगर आपका बेस स्ट्रांग हो गया है तो इसके बेसिस पर आप अपना स्टडी मटेरियल को रीड कर सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल को देखकर आप ब्लैंक नहीं हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे जब उसको अपने दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन अराइज होगा कि यार ऐसा क्यों करा हुआ है। वो क्वेश्चन आप चाहे तो मुझसे पूछ सकते हैं, लर्न जब के स्टडी ग्रुप्स में पूछ सकते हैं, मैं उनकी जवाब ज़रूर दूंगा। अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं जो कहीं और से क्लासेस ले रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो और कॉन्सेप्ट्स खुलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्लासेस के अलावा आपको और एफर्ट्स बहुत सारे करने होते हैं। बुक की रीडिंग, सेल्फ स्टडी, नोट्स वगैरह बनाना, दोस्तों के साथ अगर कोई टॉपिक है तो डिस्कस करना है, अपने टीचर से पूछ लेना कि भैया ये चीज़ समझ नहीं आ रही कैसे है, क्वेश्चन रेज करना, फिर रिवीजन करना, और फिर डेफिनेटली आपके जो एग्जाम के क्वेश्चन है उसको ट्राई करना और देखना कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या करती हूँ। इतना सब कुछ करेंगे तब जाकर आपकी श्योरिटी होगी कि एग्जाम को आप क्लियर कर पाएंगे, बिकॉज दीज आर प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस। क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस होते हैं और टफ तो होते ही हैं यार, झूठ तो नहीं बोलूँगा, टफ तो होते ही हैं, कुछ ना कुछ ट्रिक तो आती है। तो एक एक वर्ड पर क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले मैंने फैमिली वर्ड नहीं लिखा था, बट फैमिली वर्ड इसलिए लिखा क्योंकि एक सप्लायर ने अपने पेरेंट को कुछ सप्लाई कर दिया और वो उस पर डिपेंडेंट नहीं थे, तो किसी को समझ में नहीं आएगा ये क्या प्रोविजन है। बट जिसका दिमाग है वो कहेगा अच्छा कि रिलेटेड पर्सन तो नहीं है, और रिलेटेड पर्सन में फैमिली मेंबर आते हैं, तो फैमिली मेंबर के अंदर क्या आता है, पेरेंट्स आते हैं, बट वो डिपेंडेंट होने चाहिए। तो जब इतनी चीज़ें पता होगी ना आपको, तो फिर आप जो है एग्जाम को अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड बाय बाय।